Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Noble Catalyst offer to make hydrogen more viable as a fuel. जो आपका नोबल कैटलिस्ट है ये ऑफर करता है कि वो हाइड्रोजन को और ज्यादा वायबल बना सकता है एक फ्यूल के तौर पे। तो जानेंगे इसके बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। Researcher at IIT Mandi have developed a novel carbon-based catalyst to make water electrolysis more efficient. जो आपके रिसर्चर है कहाँ के IIT मंडी के, उन्होंने डेवलप किया है एक नोबल कार्बन बेस्ड कैटलिस्ट को जो कि वाटर इलेक्ट्रोलिसिस को और ज्यादा एफिशिएंट बना देता है। वाटर इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ चॉइस टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन दज मेकिंग इट मोर सिग्निफिकेंट। जो वाटर इलेक्ट्रोलिसिस है ये एक प्रोसेस है चॉइस का जो कि प्रोड्यूस करता है ग्रीन हाइड्रोजन को और इसको और ज्यादा सिग्निफिकेंट बनाता है। वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हम जान लें। In water electrolysis, water molecules are split into hydrogen and oxygen using electricity inside a device called electrolyzer. However, this process consumes a lot of electrical energy. वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस जो है एक प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी का एक डिवाइस के अंदर जिसको कि इलेक्ट्रोलाइजर कहा जाता है। ये जो प्रोसेस है लेकिन कंज्यूम करता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। न्यू फाइंडिंग में क्या पाया गया है? A new study had reported a porous carbon material containing nitrogen that function both as a catalyst and as the anode in electrolyzer unit and could substitute the metal based catalyst. एक जो नया स्टडी है उसमें पाया गया है कि जो आपका पोरस कार्बन मटेरियल है जो कि कंटेन करता है नाइट्रोजन को, जो फंक्शन करता है दोनों ही एक कैटलिस्ट के तौर पे भी और दूसरी तरफ एनोड के तौर पे भी इलेक्ट्रोलाइजर यूनिट पे। इस कारण ये मदद कर सकता है सब्स्टिट्यूट करने में मेटल बेस्ड कैटलिस्ट को। The research produced this material called laser carbon by exposing a sheet of polymer called polymerite to laser beam, which carbonized the export bit, leaving the remainder rich in nitrogen. ये जो रिसर्चर थे उन्होंने प्रोड्यूस किया था इस मटेरियल को जिसको उन्होंने लेजर कार्बन कहा है, एक्सपोज करके शीट ऑफ पॉलीमर को जो पॉलीमराइट था लेजर बीम के सामने, जिसने कार्बोनाइज कर दिया एक्सपोज बिट को, जिसके कारण जो रिमाइंडर था वो आपका रिच था नाइट्रोजन पे। क्या एडवांटेज है न्यू कैटलिस्ट का? लेजर कार्बन इज हाईली पावर एफिशिएंट, cheaper to produce, has a simpler synthetic technique and can be batch manufactured with laser. जो आपका लेजर कार्बन है वो काफी ज्यादा पावर इफिशियंट है, ये सस्ता है इसको प्रोड्यूस करना, सिंपलर है इसको सिंथेसाइज करने का टेक्निक और काफी ज्यादा ये बैच हो सकता है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है इसको लेजर की मदद से। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ प्लांट कम्युनिकेट। प्लांट जो है ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं? A team led by the expert at Tel Aviv University has shown tomato and tobacco plant, among others, not only make sound but do so loud enough for other creatures to hear. जो एक टीम थे एक्सपर्ट के टेल एविव यूनिवर्सिटी के, उन्होंने दर्शाया है कि जो टोमेटो और टोबैको प्लांट है दूसरे प्लांट के जैसे ही ये सिर्फ साउंड ही नहीं करते बल्कि इतना लाउड साउंड भी इनका होता है कि अदर क्रिएचर उसको सुन सकते हैं। Plants have evolved complex biochemical response and the ability to dynamically alter their growth and regrow body part in response to the environmental signal, including light, gravity, temperature, touch, and volatile chemical produced by surrounding organisms. जो प्लांट है वो इवॉल्व कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिस्पॉन्स को और उनका जो एबिलिटी है डायनेमिकली ये अल्टर करता है उनके ग्रोथ को और रिग्रो करने को एबिलिटी को बॉडी पार्ट्स का रिस्पॉन्स में इन्वायरमेंट सिग्नल के, जिसमें कि लाइट, ग्रेविटी, टेम्परेचर, टच, वॉलेटाइल केमिकल जो कि प्रोड्यूस हो रहा है सराउंडिंग ऑर्गेनिज्म से सबके ऊपर है। मोर अबाउट द रिसर्च, और जो रिसर्च है इसके बारे में हम डिटेल्स में थोड़ा जानते हैं। इन 2019 रिसर्चर्स शो द बजिंग ऑफ बीज कैन काउज प्लांट टू प्रोड्यूस स्वीटर नेक्टर। Other have shown white noise played to Arabidopsis, a flowering plant in the mustard family, can trigger a drought response. 2019 में रिसर्चर ने शो किया था कि जो बजिंग है बी का, इसके कारण प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करता है स्वीटर नेक्टर को। दूसरी तरफ जो आपका व्हाइट नॉइज था इसने प्ले किया था अरबिडोप्सिस को जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट है मस्टर्ड फैमिली का, ये ट्रिगर करता है ड्रॉट रिस्पॉन्स को। Researcher recorded airborne sound produced by tomato and tobacco plant and 5 other species: grapevine, henbit desnet, pincushion cactus, maize, and wheat. These sounds were ultrasonic in the range of 20 to 100 kilohertz and therefore can't be detected by human ears. ये जो रिसर्च था उसमें रिकॉर्ड किया गया था एयरबोर्न साउंड को जो कि प्रोड्यूस हो रहे थे टोमेटो और टोबैको प्लांट से, और जो 5 अदर स्पीसीज है कौन कौन से? ग्रेप वाइन, हैंडबिट डेथनेटल, पिनक्यूशन कैक्टस, मेज और वेट का। ये जो साउंड है ये आपका अल्ट्रासोनिक है जिसका रेंज 20 से 100 किलोहर्ट्ज का है, इस कारण इसको नहीं डिटेक्ट किया जा सकता हमारे ईयर से। व्हाट कॉज दिस साउंड, क्यों ये साउंड होता है?
The team findings suggest that cavitation may be at least partially responsible for the sound. जो टीम है उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो कैविटेशन है वो कम से कम पार्शियली रिस्पॉन्सिबल है इस साउंड के लिए. कैविटेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच एयर बबल एक्सपेंड एंड बर्स्ट इनसाइड ए प्लांट वाटर कंडक्टिंग टिश्यू और जाइलम. कैविटेशन एक प्रोसेस है जिसमें एयर बबल एक्सपेंड करते हैं और बर्स्ट हो जाते हैं प्लांट के वाटर कंडक्टिंग टिश्यू के अंदर या जाइलम के अंदर, उसी के कारण ये साउंड होता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइटन. हम जानेंगे टाइटन के बारे में. NASA Dragonfly mission to explore Titan is scheduled for launch in 2027 and the spacecraft is expected to arrive at its destination in around 2034. तो ये किस कंट्री का मिशन है ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जो नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन है, कौन सा ड्रैगन फ्लाई, ये एक्सप्लोर करेगा टाइटन को, जिसको शेड्यूल किया गया कि लॉन्च किया जाएगा 2027 पे. और ये जो स्पेस क्राफ्ट है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पहुंच जाएगा इसके डेस्टिनेशन में 2034 पे. Titan is the second largest moon Saturn in our solar system after Jupiter Ganymede. Titan जो है ये सेकंड लार्जेस्ट मून है Saturn का, हमारे सोलर सिस्टम का, जुपिटर के गैनीमेड के बाद. It is larger than Mercury and has lake, river, cloud and rain of methane on the surface. ये आपका बड़ा है मरकरी से भी, इसमें लेक, रिवर, क्लाउड और जो रेन है मीथेन के इसके सरफेस में सब कुछ अब है. टाइटन बिल्डिंग ब्लॉक्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दोज ऑन अर्थ बिफोर लाइफ took root, while both the Earth and Titan atmosphere contain abundant nitrogen. Titan lack oxygen. जो टाइटन का बिल्डिंग ब्लॉक है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये काफी सिमिलर है अर्थ के जैसा ही, जब तक कि वहां पे टूक रूट नहीं हुआ था. लेकिन दोनों ही अर्थ और टाइटन के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन तो अबेंडेंट है, लेकिन टाइटन में ऑक्सीजन की कमी है. The presence of methane and nitrogen in Titan atmosphere could allow their component atom, carbon, hydrogen and nitrogen, to potentially exist and recombine to form a rich variety of organic compound. और जो प्रेजेंस है मीथेन नाइट्रोजन का टाइटन के एटमॉस्फेयर पे, ये अलो करता है कंपोनेंट एटम कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को कि वो पोटेंशियली एग्जिस्ट करे, रिकम्बाइन करे, ताकि फॉर्म किया जा सके रिच वैरायटी को ऑर्गेनिक कंपाउंड का. The Dragonfly mission is a part of NASA New Frontier program, which also include the New Horizon mission to Pluto and the Kuiper Belt, Juno to Jupiter and Osiris-Rex to the asteroid Bennu. और ये जो ड्रैगन फ्लाई मिशन है ये पार्ट है नासा के न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम का, जो कि इंक्लूड करता है न्यू हॉरिजन मिशन को प्लूटो के लिए, क्यूपर बेल्ट के लिए, जूनो टू जुपिटर के लिए और सारिस रेक्स एस्ट्रॉइड बेनू के लिए. ये सारा किसके लिए ये आपको पता होना चाहिए, ये सब नासा का ही मिशन है. ये आप देख सकते हैं टाइटन को. नेक्स्ट टॉपिक हमारा माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन. हम जानेंगे माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में. पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है. According to a new study, an estimated 120 trillion plastic particles weighing about 2 million metric tons are currently afloat in the ocean across the world, and if no urgent action is taken, then the number could reach triple by 2040. एक जो नया स्टडी है उसमें एस्टिमेट किया गया है कि 170 ट्रिलियन प्लास्टिक पार्टिकल्स जो है, जिसका वेट आपका अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन मेट्रिक टन होगा, वो उससे अधिक ही होगा. ये करेंटली आपका फ्लोट कर रहा है ओशियन में पूरे वर्ल्ड के, और अगर कोई अर्जेंट एक्शन नहीं लिया गया तो ये जो नंबर है ये 3 गुना तक बढ़ सकता है 2040 तक. ये माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है? माइक्रोप्लास्टिक आर डिफाइंड एज सिंथेटिक सॉलिड पार्टिकल साइज रेंजिंग फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू 5 मिलीमीटर विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर. जो माइक्रोप्लास्टिक है इसको डिफाइन किया गया है कि ये सिंथेटिक सॉलिड पार्टिकल है जिसका साइज जो है वो आपका 1 माइक्रोमीटर से 5 मिलीमीटर तक होता है, जो कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर पे. They are particularly harmful to the ocean as they don't readily break down into harmless molecule and adversely affect the health of marine organisms which mistake plastic for food. ये जो है पार्टिकुलरली हार्मफुल होता है ओशियन के लिए, क्योंकि ये आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होता है हार्मलेस मॉलिक्यूल पे, और ये एडवर्सली अफेक्ट करता है हेल्थ को मैराइन ऑर्गेनिज्म का, कि जो इसको मिस्टेक कर लेते हैं प्लास्टिक और फूड के साथ. की फाइंडिंग क्या है न्यू स्टडी का? They found that from 1990 to 2005, the number of plastic particles more or less fluctuated due to the effective implementation of important policy measures like MARPOL and Annex 5, which enforced law against dumping trash at sea. उन्होंने पाया है कि 1990 से 2005 तक क्या था, जो नंबर था प्लास्टिक पार्टिकल का मोर और लेस, जो कि फ्लक्चुएट करता था इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के कारण इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेजर्स का, जैसे कि मार्पोल एनेक्सर 5 हो गया, जो कि इन्फोर्स कर रहा था लॉ को अगेंस्ट डंपिंग ट्रेश को लेकर सी के लिए. जो कॉन्सेंट्रेशन है प्लास्टिक पार्टिकल का, जो कि इंक्लूड करता है माइक्रो पार्टिकल्स को ओशियन पे, ये स्काई रॉकेटेड हो गया ओशियन में मिड 2000 के बाद से, और ये कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है. अगर वर्ल्ड फेल कर जाता है कोई ड्रेस्टिक एक्शन लेने से, तो जो प्रॉब्लम है वो 2.6 फोल्ड इंक्रीज हो जाएगा प्लास्टिक का, जो कि फ्लो करेगा एक्वेटिक इन्वायरमेंट पर 2040 तक. हाउ डू माइक्रोप्लास्टिक इम्पैक्ट द ओशियन एंड मैराइन लाइफ? किस तरीके से ये माइक्रोप्लास्टिक इम्पैक्ट कर रहा है ओशियन को और मैराइन लाइफ को?
मैकेनिकल प्रॉब्लम सच एज लैक्रेशन एंड ब्लॉकेज टू इंटरनल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैकेनिकल प्रॉब्लम जैसे कि आपका लैक्रिएशन और ब्लॉकेज हो गया इंटरनल सिस्टम का ऑर्गेनिज्म का। इंजेस्टेड प्लास्टिक कैन कॉज केमिकल प्रॉब्लम बाय लीचिंग एब्जॉर्ब केमिकल इनटू ऑर्गेनिज्म। और जो इंजेस्टेड प्लास्टिक होता है इसके कारण केमिकल प्रॉब्लम भी होता है, जैसे कि लीचिंग होता है जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं केमिकल में ऑर्गेनिज्म में। माइक्रोप्लास्टिक जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं बहुत सारे हाइड्रोफोबिक कंपाउंड को भी, जैसे कि डीडीटी, पीसीबी और अदर इंडस्ट्रियल केमिकल को भी। और एविडेंस शो करता है कि ये जो है रिलीज होते हैं जब इंजेस्ट होते हैं। तो माइक्रोप्लास्टिक जो है वो डिसरप्ट कर सकता है कार्बन साइकिल को भी ओशियन का। व्हाट कैन बी डन टू लिमिट पॉल्यूशन इन सी, क्या किया जा सकता है ताकि लिमिट किया जा सके पॉल्यूशन को ओशियन का। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू इम्प्लीमेंट ग्लोबल रिजोल्यूशन टू लिमिट द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल यूज थ्रो अवे प्लास्टिक। और आवश्यकता है कि इम्प्लीमेंट किया जाए ग्लोबल रिजोल्यूशन को जो कि लिमिट करे प्रोडक्शन को सिंगल यूज थ्रो अवे प्लास्टिक का। नीड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ केमिकल एडिटिव इन न्यू प्लास्टिक प्रोडक्ट, और आवश्यकता है कि रिड्यूस किया जाए जो नंबर है केमिकल एडिटिव का न्यू प्लास्टिक प्रोडक्ट में। इनिशिएटिव टेकन टू टैकल माइक्रोप्लास्टिक, जो इनिशिएटिव लिया गया है टैकल करने के लिए माइक्रोप्लास्टिक को। तो पहले हम ग्लोबल इनिशिएटिव को जान लें। तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मैराइन लीटर, जो ग्लोबल पार्टनरशिप है मैराइन लीटर का, ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, लंदन कन्वेंशन 1972, ये सारा ही आपका ग्लोबल लेवल पर इनिशिएटिव लिया गया है ताकि माइक्रोप्लास्टिक को टैकल किया जा सके। इंडिया स्पेसिफिक इनिशिएटिव अगर हम बताएं तो एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, यूएन प्लास्टिक कलेक्टिव, ये सारे इंडिया के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आईसीसीआर प्लान टू बिल्ड इस ब्रांड एम्बेसडर प्रोग्राम। आईसीसीआर प्लान कर रहा है को बिल्ड करेंगे अपने ब्रांड एम्बेसडर प्रोग्राम को, जानेंगे इसके बारे में। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च आईसीसीआर एम्स टू प्रमोट इंडियाज कल्चर एंड क्रिएटिव हेरिटेज ग्लोबली बाय यूजिंग द एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 48,000 फॉरेन स्टूडेंट स्टडिंग इन इंडिया एज ए ब्रांड एम्बेसडर। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिसर्च आईसीसीआर का एम है कि वो प्रमोट करें इंडिया के कल्चरल और क्रिएटिव हेरिटेज को पूरे विश्व में उपयोग करके एक्सपीरियंसेस का ओवर 48,000 फॉरेन स्टूडेंट का जो कि स्टडी कर रहे हैं भारत में ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे। आईसीसीआर ऑर्गेनाइज एग्जिट एंगेजमेंट इवनिंग E3 विद फॉरेन स्टूडेंट इन वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ द कंट्री 3 और 4 मंथ बिफोर द फिनिश ईयर कोर्स। जो आईसीसीआर है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है एग्जिट एंगेजमेंट इवनिंग E3 फॉरेन स्टूडेंट के साथ अलग अलग सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और एग्रीकल्चर कॉलेज में कंट्री के 3 to 4 मंथ ये पहले होता है जब वो अपने कोर्स को फिनिश करने वाले होते हैं। अप्रैल 2022 में आईसीसीआर ने लॉन्च किया था इंडिया एल्यूमिनी पोर्टल को, जो कि एक प्लेटफॉर्म था जो कनेक्ट कर रहा था फॉरेन स्टूडेंट को पूरे विश्व के साथ जो उन्होंने स्टडी किया है भारत में। आईसीसीआर के बारे में हम जान लें। आईसीसीआर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिसर्च established in 1950 under the Ministry of External Affairs is an autonomous organization of the Government of India involved in India global cultural relation to cultural exchange with other country and their people। जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन है आईसीसीआर, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1950 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंतर्गत। ये आपका एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कि इन्वॉल्व है इंडिया के ग्लोबल कल्चरल रिलेशन के लिए कल्चर एक्सचेंज के माध्यम से दूसरे कंट्री के साथ और उनके पीपल के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिजोल्यूशन कंडेमनिंग हिंदूफोबिया। जो रिजोल्यूशन है जो कि कंडेम कर रहा है हिंदूफोबिया को, जानेंगे इसके बारे में हम। Georgia Assembly USA passed a resolution condemning Hinduphobia, become the first state in the US to do so. The legislation acknowledged the contribution of the American Hindu community and condemned the antagonistic, destructive and derogatory attitude and behavior towards Hindu that may manifest as prejudice, fear or hatred। जो जॉर्जिया असेंबली है यूएसए का, कहा का तो यूएसए का, उसने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है जो कि कंडेम कर रहा है हिंदूफोबिया को। ये पहला स्टेट बना है यूएसए का जिसने ऐसा किया है। ये जो लेजिस्लेशन है ये एक्नॉलेज कर रहा है कि जो कंट्रीब्यूशन है अमेरिकन हिंदू कम्युनिटी का, और कंडेम कर रहा है जो एंटागोनिस्टिक, डिस्ट्रक्टिव और डिरोगेटरी एटीट्यूड या बिहेवियर है हिंदूज को लेके जो कि प्रिजुडिस, फियर या हेट्रेड फैला रहा है, उसको ये कंडेम कर रहा है। हिंदूफोबिया होता क्या है? हिंदूफोबिया एक टर्म है जिसका उपयोग किया जा रहा है डिस्क्राइब करने के लिए सेट ऑफ एटीट्यूड और बिहेवियर को जिसको कैरेक्टराइज किया गया है प्रिजुडिस, फियर, हेट्रेड, एंटागोनिज्म के द्वारा हिंदूज या हिंदू के खिलाफ। ये जो है मैनिफेस्ट किया गया है बहुत सारे फॉर्म में, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइपिंग, वायलेंस, जो कि इंडिविजुअल या कम्युनिटी जो है हिंदू ओरिजिन के उनके खिलाफ हो रहा है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये दीज आर आवर सोशल मीडिया लिंक, यहाँ से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।